ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी भी कीमत पर दानव पूर्वज के खजाने की भूमि में प्रवेश करना ही होगा। वहां दानव पूर्वज की 108 विभाजित आत्माएं हैं। अगर तुम उन्हें सबको एक साथ मिला सको तो तुम्हें एक बेहद बड़ा अवसर मिलेगा। यह तुम्हारे लिए दुनिया पर प्रभुत्व जमाने के लिहाज से असाधारण महत्व रखेगा। तुम्हें उन्हें हासिल करना ही होगा और सफलतापूर्वक उनका संलयन करना होगा। उस समय तुम्हें ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अभी हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम साथ फलेंगे या साथ ही कष्ट पाएंगे। मैं लोकेश ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और मुझे कोई फायदा ना हो। जहां तक तुम्हारे मन में उस चीज का सवाल है, उसमें दानवी खजानों और आत्माओं को परिष्कृत करने की विधियां मौजूद हैं। तुम्हें उसे ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, अब मैं गहरी नींद में जाने वाला हूं। बच्चे, शुभकामनाएं। उसके मन में गूंजती आवाज अचानक रुक गई। ईशान ने चुपचाप कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उसे सच में यकीन हो गया कि वह आदमी सचमुच सो गया है। किसी भी वजह से हो, दानव पूर्वज के खजाने की भूमि की यात्रा टाली नहीं जा सकती। सिस्टम, मेरी 5 सुपर शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाने की संभावनाओं को मिलाकर एक सुपर लीजन को बुलाने का एक मौका बना दो। सिस्टम होस्ट के लिए समन अधिकारों को संयोजित कर रहा है। डिंग, होस्ट को विशेष रूप से एक सुपर लीजन को बुलाने का एक मौका मिलने पर बधाई। कमाल है, यह तो एक विशेष समन है। इस बार मैं सच में काफी भाग्यशाली हूं। सिस्टम, मेरे लिए काल भैरव अश्वदल को बुलाओ। यह वह शक्ति थी जिसने पूरे यूरोप को रौंद दिया, मध्य पूर्व पर विजय पाई, ईस्टर्न जिन डायनेस्टी को नष्ट किया, दक्षिणी चड्ढा परिवार को शांत किया और 13वीं शताब्दी में पूरी तरह अपराजेय रही। ऐसी सेना से कौन नहीं डरता? पारंपरिक घुमंतू सेनाओं से अलग इस सेना के पास न केवल अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तिगत युद्ध क्षमता थी, बल्कि हान लोगों की विशेषता रहे कड़े सैन्य अनुशासन और उन्नत हथियार भी थे। यह बड़े पैमाने पर घुड़सवार अभियानों को अंजाम दे सकती थी और उस समय की सबसे उन्नत तोपखाने से सुसज्जित थी, जिससे इसमें अत्यंत लंबी दूरी तक प्रहार करने की क्षमता थी। यह सच में तकनीकी बढ़त और युद्ध शक्ति के संयोजन का एक आदर्श उदाहरण थी और उस समय यूरोपियों द्वारा इसे पीला संकट कहा जाता था। डिंग, सिस्टम होस्ट के लिए काल भैरव अश्वदल को बुला रहा है। डिंग, होस्ट को विश्वजीत के नेतृत्व में 7000 काल भैरव अश्वदल को सफलतापूर्वक बुलाने पर बधाई। काल भैरव अश्वदल विश्वजीत द्वारा स्वयं स्थापित और नेतृत्व की गई एक सेना। लीजन विशेषता, सभी द्वारा भयभीत अपराजेय। लीजन संख्या 7000 काल भैरव अश्वदल। हेवन गेट क्षेत्र द्वितीय लेवल, वेनेरेबल क्षेत्र तृतीय लेवल। लीजन नेता विश्वजीत, सम्राट क्षेत्र नवम लेवल। यही वह सेना है जिसने उस युग में यूरेशिया और अफ्रीका में दहशत फैला दी थी। यह सच में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। अगर ऐसा है तो मैं उन घमंडी सम्राटों से निडर होकर मुकाबला कर सकता हूं। आओ, सम्राट अग्निराज को बुलाओ। ईशान शक्तिशाली व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति कुछ प्रतिकूल थी और उन लोगों को एकजुट होकर उस पर टूट पड़ने से रोकने का एकमात्र तरीका था अपने आसपास के लोगों को और मजबूत करना। सम्राट अग्निराज काफी समय से उसके साथ था। उसकी शक्ति और निष्ठा दोनों ही बहुत संतोषजनक थीं। अब उसे आगे बढ़ाने का समय आ गया था। महाराज, क्या देर रात इस बूढ़े सेवक को बुलाने का मतलब अग्निराज को कोई कार्य सौंपना है? अग्निराज, जब से तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारा प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें प्रशिक्षित करने और तुम्हें एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति बनाने का निर्णय लिया है। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आह, यह बूढ़ा सेवक तैयार है। यह बूढ़ा सेवक पूरी तरह तैयार है। महाराज, मुझे प्रशिक्षित करने की कृपा के लिए आपका धन्यवाद। सम्राट अग्निराज को कभी उम्मीद नहीं थी कि ईशान उसे प्रशिक्षित करने के लिए बुलाएगा। खुशी इतनी अचानक आई कि उसे सब कुछ अवास्तविक सा लगने लगा। सिस्टम, शक्तिशाली व्यक्ति को प्रशिक्षित करने वाला फंक्शन सक्रिय करो। सम्राट अग्निराज का प्रशिक्षण शुरू करो। ईशान ने चुपचाप सिस्टम को आदेश दिया। जैसे ही ईशान ने बोलना खत्म किया, एक परिचित दृश्य सम्राट अग्निराज के सामने प्रकट हुआ।
मानसिक रूप से तैयारी करने का मौका मिलने से पहले ही वह उसमें खिंच गया। मुझे आशा है कि तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकोगे और मेरे अधीन एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति बनोगे। खुद से कुछ बुदबुदाने के बाद ईशान पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। साधना यात्रा जैसी होती है, अगर आगे न बढ़ो तो पीछे हटना पड़ता है। केवल सिस्टम पर निर्भर होकर अपनी साधना बढ़ाना सही नहीं था। अपनी मेहनत से हासिल की गई शक्ति ही सच्ची साधना होती है। हालांकि वह कुछ समय से हेवन गेट क्षेत्र की महापरिपूर्ण अवस्था पर अटका हुआ था। न जाने क्यों वह नहीं कर पा रहा था। जब उसने सिस्टम से पूछा तो सिस्टम ने बस एक ही वाक्य कहकर टाल दिया, अभी समय नहीं आया है। और यह ईशान को पागल कर देने के लिए काफी था। डिंग, महान सम्राट अग्निराज को सफलतापूर्वक गढ़ दिया गया है। क्या होस्ट उन्हें अभी रिलीज करना चाहता है? पहले उनकी व्यक्तिगत गुण सूची दिखाओ। महान सम्राट अग्निराज, पूर्व नाम मार्शल मां, आध्यात्मिक अधिकारी अग्निराज अधिकारी। अधिकार क्षेत्र अग्निदेव माता पिता, रजत वंश की स्वर्ण माता, दैवी जन्मदिन, चंद्र कैलेंडर के 9वें महीने का 28वां दिन, जादुई खजाना, स्वर्ण ईंट, अग्निध्वज साधना विधि, अग्नि आत्मा, दिव्य कला लेवल, दिव्य अमर क्षेत्र महापरिपूर्ण निष्ठा 100/100, दिव्य अमर क्षेत्र महापरिपूर्ण, काफी अच्छा है। महान सम्राट जेनवू के बराबर लेवल। मेरे अधीन ये दोनों सम्राट सच में मजाक नहीं है। सिस्टम, महान सम्राट अग्निराज को रिलीज करो। धमाका, एक काला छिद्र अचानक प्रकट हुआ और पल भर में गायब हो गया। महान सम्राट अग्निराज वहां एक्साइटेड भाव के साथ खड़े थे। ईशान की ओर देखते हुए उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। जाओ, फिलहाल अपनी साधना को छिपाकर रखो। निर्णायक क्षण में मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। ईशान ने संतोष के साथ हाथ हिलाकर अग्निराज को इशारा किया, साथ ही उन्हें सावधान भी किया। महान सम्राट अग्निराज की निष्ठा अब अधिकतम लेवल पर थी। वह भरोसेमंद थे। यह दिन दक्षिणी क्षेत्र के लिए लगभग 10,000 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण दिन था। पवित्र दरबार द्वारा व्यक्तिगत रूप से शुरू किया गया दानव दमन शिखर सम्मेलन मिस्टिक सम्राटी महल के मुख्य सभागार में भव्य रूप से आयोजित किया जाने वाला था। उस समय दक्षिणी क्षेत्र के दर्जनों साम्राज्यों के शीर्ष शासक यहां इकट्ठा होंगे ताकि दानव पूर्वजों के खजाने की खोज पर चर्चा कर सकें। दानव पूर्वजों का खजाना हर 1000 साल में एक बार खुलता था। पवित्र दरबार की होस्टों में 60 साम्राज्य जोड़ों में लड़ते थे। उनमें से 3/4 बाहर हो जाते थे और अंत में केवल 15 शक्तिशाली साम्राज्यों को प्रवेश टिकट मिलते थे। संघर्ष बेहद क्रूर होता था। उस समय भाग लेने के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए सम्राट अपने मुखौटे उतार फेंकते थे और अपने स्वार्थ के लिए अपनी बदसूरत शक्लें दिखा देते थे। हालांकि किसी साम्राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ाने का यह शानदार अवसर हमेशा पवित्र दरबार के शीर्ष 10 शक्तिशाली राष्ट्रों के नियंत्रण में रहा था। कमजोर साम्राज्यों के लिए, जिन्हें वास्तव में प्रतिस्पर्धा करनी होती थी, वे 11वें से 15वें स्थान थे। 50 देशों के विशेषज्ञ उन दयनीय 5 स्थानों के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। कोई भी कल्पना कर सकता है कि दृश्य कितना त्रासद होता होगा। लेकिन अश्वराज साम्राज्य के अचानक उभरने से इस बार की दानव पूर्वजों के खजाने की यात्रा में नए परिवर्तन आ गए थे। 60 साम्राज्य 61 हो गए थे। हालांकि यह केवल एक संख्या का अंतर था, लेकिन इसका मतलब और भी अधिक क्रूर प्रतिस्पर्धा था। लेकिन इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा उलटफेर था सम्राट शौर्यवर्धन और वेदशिला काउंटी के प्रथम राजकुमार की अप्रत्याशित मृत्यु। इससे शीर्ष 10 के स्थायी स्थानों में से एक खाली हो गया। निस्संदेह सभी निचले लेवल के साम्राज्य इस स्थान पर नजर गड़ाए हुए थे। साथ ही इससे यह शिखर सम्मेलन और भी अनिश्चितताओं से भर गया। ईशान ने आर्यमान द्वारा प्रस्तुत दानव दमन शिखर सम्मेलन की जानकारी को समेट लिया, अपनी ठोड़ी हाथ पर टिका ली और सोचने लगा। हालांकि अगले ही क्षण ईशान खड़ा हुआ और सम्राटों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई भव्य पालकी में प्रवेश कर गया। वह महल के मुख्य सभागार की ओर बढ़ चला। अब उन घमंडी लोगों से मिलने का समय था। इस बार मेरे रहते हुए सम्राट ईशान, तुम सबको मेरे पैरों तले कुचला जाएगा। मैं यहां इतिहास बदलने आया हूं।
डिंग, साइड क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। अपर प्लाजा पर प्रभुत्व जमाओ। क्वेस्ट विवरण। क्योंकि होस्ट का उदय पहले ही दक्षिणी क्षेत्र के सम्राटों का ध्यान खींच चुका है, उन्होंने इस शिखर सम्मेलन में होस्ट पर दबाव बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, ताकि होस्ट अपने महत्वाकांक्षाएं पूरी करने से पहले ही मर जाए। यदि होस्ट दानव दमन शिखर सम्मेलन में सम्राटों की योजनाओं को नाकाम कर देता है और इस शिखर सम्मेलन में एक अतिक्रमण रहित उत्कृष्ट मुद्रा के साथ खड़ा रहता है, तो सिस्टम होस्ट को एक चयनात्मक सुपर विशेषज्ञ समन अवसर, एक यादृच्छिक सुपर विशेषज्ञ समन अवसर और एक यादृच्छिक लकी ड्रॉ से पुरस्कृत करेगा। कमाल है, ऐसी चीज भी होती है। यह करना थोड़ा घमंडी है, लेकिन मुझे पसंद है। राजधानी के सम्राटी महल के मुख्य सभागार के बाहर का चौक अपर प्लाजा और लोअर प्लाजा में विभाजित था। शीर्ष 30 साम्राज्य अपर प्लाजा पर बैठते थे, जबकि निचले 30 लोअर प्लाजा पर। शक्ति का अंतर साफ तौर पर दिखाई देता था। इस समय बाहरी चौक में स्वागत की सीढ़ियों के सामने शाही पालकियां पहले ही दिखाई देने लगी थीं। तमाशा देखने के लिए जल्दी पहुंचे साधक अपनी गर्दनें तान कर देखने लगे, यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि सबसे पहले कौन सा सम्राट आएगा। अब इतनी जल्दी क्या है? सबसे पहले तो हमेशा निचले लेवल वाले ही आते हैं। उनमें देखने लायक कुछ नहीं होता, बस देखते रहो। भले ही वे निचले लेवल के हों, फिर भी वे हमसे हजारों 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। वे सब ऐसे अस्तित्व हैं जिनकी ओर हमें ऊपर देखकर ही देखना पड़ता है। हे, बात तो सही है। तो फिर मैं भी अभी बस देखता ही रहूंगा। पवनयुआन साम्राज्य के सम्राट सुमेध आ चुके हैं। मेघलोक साम्राज्य के सम्राट ओंकार आ चुके हैं। हाँ भाई सुमेध, तुम्हारी बहुत याद आई। हाँ भाई ओंकार, मुझे भी वही एहसास है। आओ पहले थोड़ी बातचीत कर लें। महान क्षत्रिय वंश के सम्राट महेश आ चुके हैं। इस समय राजधानी के शाही महल के मुख्य सभागार के प्रवेश द्वार पर भारी चहल पहल थी। रथों और घोड़ों की लगातार आवाजाही हो रही थी। चारों दिशाओं से सम्राट एक एक करके पहुंच रहे थे। 1 घंटे से भी कम समय में 20 से अधिक सम्राट मुख्य सभागार के सामने इकट्ठा हो चुके थे। यह समूह स्पष्ट रूप से एक दूसरे से बहुत परिचित था। वे निचले चौक में 2-2, 3-3 के समूहों में खड़े होकर धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे और काफी संयमित दिखाई दे रहे थे। यक्षवंश साम्राज्य के सम्राट अजय आ चुके हैं। उसी क्षण उद्घोषक की आवाज फिर से गूंजी। निचले चौक में मौजूद सम्राटों के भाव अचानक बदल गए और सभी ने एक साथ चुप होकर सम्मानपूर्वक बीच का रास्ता खाली कर दिया। सम्राट अजय को प्रणाम। इस समय एक भव्य, लंबे और प्रभावशाली मध्य आयु का व्यक्ति बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन वस्त्र पहने हुए 10 अत्यंत भयावह शक्तिशाली अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ा। यह देखकर सभी ने एक स्वर में आदरपूर्वक कहा, मेरे सभी भाई अब भी अपनी पुरानी शान शौकत बनाए हुए हैं। यह हमारे दक्षिणी क्षेत्र के लिए सचमुच सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। ठीक है, मैं पहले ऊपर जाता हूं। भीड़ की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना बैंगनी स्वर्ण ड्रैगन वस्त्र पहने उस मध्य आयु व्यक्ति ने आदेश दिया और ऊपरी चौक पर चला गया। इसके बाद वह बाईं ओर की 10वीं सीट पर बैठ गया। यह देखकर सभी ने बिना किसी कारण के ही राहत की सांस ली और बाधा पड़ने पर भी किसी ने कोई असंतोष नहीं दिखाया। इसके बाद के समय में और भी अधिक सम्राट अपने अपने अंगरक्षकों के साथ ऊपरी चौक पर पहुंचते गए। वहां की 30 सीटें धीरे धीरे भरती चली गईं। भाई वरुण, 1000 साल हो गए हैं, तुम काफी बूढ़े हो गए हो, तबीयत कैसी है? इस समय एक ठिगना तोंद वाला मध्य आयु सम्राट हमेशा मुस्कान से सजे चेहरे वाले एक मध्य आयु व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। दूसरा व्यक्ति ऊपरी चौक की सबसे प्रमुख जगह पर बैठा था, पहली सीट पर, जो सामने रखी बड़ी सुनहरी कुर्सी से ठीक नीचे थी। ओह भाई, हालात बड़े कठिन रहे हैं। सब जानते हैं कि मेरा क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र से सटा हुआ है और मेरा मन हर समय तनाव में रहता है। जरा भी चैन नहीं मिलता। ऐसे में मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? यह भाई ली स्पष्ट रूप से उस ठिगने मजबूत आदमी से बहुत परिचित था, जो मुस्कुराते बाघ जैसा लगता था। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के बात की। हाँ, 60 सम्राटों में तुम सबसे अमीर हो। थोड़ा सा परिश्रम करने में क्या बुराई है? फिर भी संतुष्ट नहीं हो। मुझे तो लगता है तुम मार खाने की मांग कर रहे हो। अरे, बात कहीं और निकल गई।
कुछ नया सुनाओ। सुना है वह पागल शौर्यवर्धन किसी अज्ञात युवक के हाथों मारा गया। यह तो सच में अविश्वसनीय है। अज्ञात क्या होता है? वह तो सम्राट ईशान है, जिसने शून्य से शुरुआत की और 16 साल की कम उम्र में सम्राट के पद पर चढ़ गया। इससे साफ है कि उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। तो क्या हुआ? वह तो बस एक युवा है। वह अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ है। हमारे जैसे पुराने खिलाड़ियों से वह कैसे टक्कर ले सकता है? अगर सच में लड़ाई हो जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। उस बच्चे ईशान पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी सहमत हूं। चाहे उनकी व्यक्तिगत शक्ति कुछ भी हो, वहां बैठे 60 सम्राटों की मात्र उपस्थिति ही सामान्य साधकों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। जब ऐसा आभा मंडल एक साथ इकट्ठा होता था तो वह एक अत्यंत विशाल शक्ति बन जाता था। सब लोग, सम्राट ईशान की पृष्ठभूमि क्या है, क्या यहां किसी को पता है? इसी समय गहरे नीले ड्रैगन वस्त्र पहने 9 फीट लंबा एक विशालकाय आदमी अचानक बोल उठा। ओह भाई जमशेद, मेरी जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति दिव्य टोटॉइज एम्पायर के एक जागीरदार राज्य में रहने वाले एक साधारण कुलीन परिवार का उत्तराधिकारी है। कहा जाता है कि यह युवक असाधारण रूप से सक्षम है। न केवल इसके अधीन अनेक विशेषज्ञ हैं, बल्कि यह भी अफवाह है कि इसके पास 10 लाख की सेना है। इसने हमारे पुराने मित्र सिट्टू को पूरी तरह असहाय और हक्का बक्का कर दिया है। तुम लोग तो बस दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हो और अपना ही मनोबल गिरा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह सिर्फ एक बच्चा है? उसमें ऐसा कौन सा गुण या क्षमता है कि इतने सारे शक्तिशाली लोग उसके लिए पागल हो जाएं? मुझे लगता है ये अफवाहें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, एक छोटा सा लड़का जो खुद को सम्राट कहने की हिम्मत करता है, कितनी घमंड भरी बात है। सम्राट ईशान का ठाठ बाट कुछ ज्यादा ही नहीं है। दर्जनों सम्राट मारे गए शौर्यवर्धन को छोड़कर सब आ चुके हैं, फिर भी ईशान का कहीं अता पता नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वह डर के मारे पस्त हो गया है और आने की हिम्मत नहीं कर रहा। मुझे भी यही लगता है। अगर वह आने की हिम्मत करे तो मैं एक ही भाले में उसे बुझा दूंगा। कौन सा बदमाश है जो हमें बुझाना चाहता है? उसी क्षण एक स्पष्ट लेकिन गरिमामय आवाज अचानक गूंज उठी। उसी समय 9 ड्रैगन सर्वोच्च गहरे स्वर्ण वस्त्र पहने ईशान हाथ पीठ के पीछे रखे निचले चौक की ओर बढ़ा। उसके चारों ओर नरसिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद थे। आह, अश्वराज साम्राज्य, सम्राट ईशान आ चुके हैं। स्वागत अधिकारी थोड़ा हक्का बक्का रह गया। यह अफवाह थी कि सम्राट ईशान बहुत युवा है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था और ध्यान न देने की वजह से उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, जिससे लगभग एक बड़ी गलती हो जाती। सौभाग्य से ईशान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हंसते हुए, वही तो मैं था जिसने चिल्लाया था, अब बताओ तुम क्या करोगे? ऊपरी चौक में दाहिनी ओर तीसरी सीट पर बैठा लोहे की मीनार जैसा काले चेहरे वाला एक आदमी तिरस्कार के साथ चिल्लाया। उसकी आवाज बड़े घंटे जैसी थी। बोलते ही गरजती हुई गूंज उठी। पास बैठे सम्राटों ने अपने कान ढक ली। ओ, तो तुम ही वह बदमाश हो। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। ईशान की आंखों में अजीब सी चमक उभरी और उसने अचानक समझ में आने वाले भाव के साथ यह कहा। ऊपर और नीचे बैठे सभी लोग इन दोनों को बेहद अजीब नजरों से देखने लगे। वे हंसना चाहते थे, लेकिन उस काले चेहरे वाले आदमी से डरते भी थे। वे बस चुपचाप यह यातना सहते रहे। हां, सही कहा, मैं ही हूं दुर्गेश, एक मशहूर बदमाश। अरे नहीं, तुम छोटे से लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा अपमान करो। काले चेहरे वाला आदमी देखने में भले ही सीधा साधा और भारी भरकम लगता था, लेकिन ऊपरी चौक में तीसरे स्थान पर बैठ पाना केवल उसकी ताकत के कारण नहीं था। बस इतना था कि वह पक्षपाती था और उसने ईशान को बहुत कम आंका। इसी वजह से वह अनजाने में ईशान के जाल में फंस गया। तुमसे खेलूं? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो, है ना? क्या तुम हमारे साथ खेलने के काबिल हो? क्यों नहीं जाकर आईना देख लेते? कैसी हालत है तुम्हारी? ईशान ऊपर की ओर चलते हुए तीखे और चुभते शब्दों की बौछार करता गया, जिससे काले चेहरे वाले आदमी की आंखें उलटने लगीं। वाह या, तुम बदमाश, मैं तुम्हें बुझा दूंगा। काले चेहरे वाले आदमी का दिमाग चाहे जितना भी तेज हो,
वह ईशान की जहरीली बातों को सह नहीं सका। उसकी बैल जैसी आंखें खून से भर गईं और उसने धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उस दहाड़ के साथ ही उसने अपने सामने रखी बड़ी चौकोर मेज को लांघ लिया और बड़े बड़े कदमों से ईशान की ओर बढ़ा। पल भर में वह ईशान के सामने पहुंच गया, जो अब भी ऊपरी चौक की ओर चल रहा था। उसने कटोरे जितनी बड़ी अपनी लोहे की मुट्ठी उठाई और गरजता हुआ एक घूंसा जड़ दिया। जैसे ही यह घूंसा चला, तुरंत ही तेज धमाकेदार ध्वनि तरंगें पैदा हो गईं और पास बैठे कई सम्राट उस घूंसे की शक्ति से बार बार पीछे धकेल दिए गए। इससे ईशान का 9 ड्रैगन सर्वोच्च गहरा स्वर्ण वस्त्र भी जोर से फड़फड़ाने लगा। हालांकि वह घूंसा बेहद भयावह था, फिर भी ईशान के चेहरे पर डर या घबराहट की कोई झलक नहीं थी। वहां केवल उसका हमेशा का रहस्यमय और शांत भाव ही बना हुआ था। अगले ही क्षण ईशान ने अपना बायां पैर जोर से जमीन पर पटका। क्रैक! उस प्रहार की ताकत सहन न कर पाने के कारण सीढ़ियां तुरंत ढह गईं और चकनाचूर हो गईं। उस ठोकर से मिली गति का सहारा लेकर वह धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा, अत्यंत तेज। और उसी समय बिना किसी हिचक के उसने प्राचीन ज्वलंत सम्राट की मुट्ठी चला दी, सीधी टक्कर। यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। क्या वह सच में बेवकूफ है या बस दिखावा कर रहा है? ब्लैक एडम से आमने सामने टकराना तो आत्महत्या के बराबर है। सब खत्म हो गया। उसके पास शक्तिशाली अंगरक्षक थे, फिर भी उसने दिखावा करना चुना। युवा लोग सच में बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। अहंकार अच्छा है, जितनी जल्दी मरेगा उतनी जल्दी पुनर्जन्म ले सकेगा। कम से कम आगे का कष्ट तो बचेगा। अभी अभी अंकुर फूटा ही था कि बेरहमी से कुचल दिया गया। बच्चा तो बच्चा ही होता है, हालात के हिसाब से ढलना बिल्कुल नहीं जानता। मौजूद सभी शक्तिशाली लोगों ने जब ईशान को स्वयं मैदान में उतरते देखा तो उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव उभर आए। दया, राहत, दूसरों की बदकिस्मती पर खुशी और भी बहुत कुछ। हालांकि अगले ही दृश्य ने उन्हें पूरी तरह अवाक कर दिया। ऐसा दृश्य जो जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता था। धमाका! पल भर में उनकी मुट्ठियों को केंद्र बनाकर तूफान के रूप में अदृश्य वायु तरंगें चारों ओर फैल गईं। इससे ऊपरी और निचले चौक में बैठे सभी सम्राट अनियंत्रित रूप से कांप उठे। उनके चेहरे बुरी तरह बदल गए और वे तेजी से पीछे हटने लगे। आह! काले चेहरे वाले दुर्गेश को बस इतना महसूस हुआ कि एक प्रचंड शक्ति उस पर आ टकराई। उसके लिए भयावह बात यह थी कि जो अपार बल उससे टकराया, उसने उसे ऐसा एहसास कराया जैसे कोई चींटी हाथी को हिलाने की कोशिश कर रही हो। वह खुद को तूफान में उड़ते रेत के कण जितना छोटा महसूस करने लगा। न कोई प्रतिरोध, न कोई नियंत्रण, बस बहाव के साथ बहना। बिना किसी आश्चर्य के दुर्गेश को वह विशाल शक्ति तुरंत पीछे की ओर उड़ा ले गई। उसका भारी शरीर ऊपरी चौक के ऊपर से उल्का की तरह फिसलता हुआ सम्राटों के सिरों के ऊपर से उड़ गया और पीछे स्थित मुख्य सभागार में गहराई तक जा टकराया। उसका अंजाम अज्ञात था। यह सब सुनने में भले ही धीमा लगे, लेकिन असल में यह सब पलक झपकते ही हो गया। दुर्गेश की आभा सबकी अनुभूति से गायब हो गई, जिससे सम्राटों के दिल तेजी से डूबने लगे। उसने दैवी शक्ति के लिए प्रसिद्ध दुर्गेश को हरा दिया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तुम सपना नहीं देख रहे, उसने सच में यह कर दिखाया है। यह तो अविश्वसनीय है। ईशान की उम्र ही कितनी है, उसके पास इतनी भयानक ताकत आखिर आई कहां से? ब्लैक एडम दुर्गेश एक ही घूंसे में विशाल मैमथ को मार सकता है। उसका प्रहार बेजोड़ है। वह दक्षिणी क्षेत्र का सर्वमान्य बलवान है। इसी प्रतिष्ठा के दम पर उसने तीसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन आज एक युवा के एक घूंसे ने उसे उड़ाकर फेंक दिया। यह सच में कल्पना से परे है। यह युवक काफी दिलचस्प है। इस समय चाहे ऊपरी चौक के सम्राट हों, निचले चौक के सम्राट हों या बाहर खड़े साधक, सबकी नजर में ईशान के प्रति तिरस्कार कम और सम्मान ज्यादा था। आज मैं यह तीसरी सीट ले लूंगा, क्या कोई आपत्ति है? ईशान ने शांत भाव से अपनी मुट्ठी वापस खींची, फिर हाथ पीछे बांधे ऊपरी चौक पर गर्व से खड़ा हो गया। उसकी चमकदार आंखें धीरे धीरे वहां मौजूद सभी सम्राटों पर घूमी। उसी समय उसकी गूंजती हुई आवाज सबके कानों तक पहुंची। मिशन पूरा करने के लिए पहले दम दिखाना जरूरी है, ईशान ने मन ही मन विजयी भाव से सोचा। चौक में मौजूद सम्राटों की जलती हुई निगाहों को अनदेखा किया
और आराम से आगे बढ़ता चला गया। तो तुम ही सम्राट ईशान हो, है ना? हालांकि तुमने ब्लैक एडम को हरा दिया, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। एक नए नए पदोन्नत सम्राट के रूप में तुम्हें निचले चौक में बैठने की अनुमति देना ही काफी रियायत है। ज्यादा किस्मत मत आजमाओ। इसी समय 9 फीट लंबा विशालकाय जमशेद बोला। उसकी आवाज अचानक गरजते हुए बादल की तरह गूंज उठी। दिग्गज बोल चुका है, ईशान अब मौत से नहीं बच सकता। बाकी सभी सम्राट जो ऊपरी चौक पर खड़े सीधे खड़े ईशान को देख रहे थे, उनके चेहरों पर खेल खेल में देखने वाले भाव उभर। युवक, तुमने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। अभी भी समय है, तुम भाग सकते हो। तुम्हारी जगह बिल्कुल नीचे है, यहां ऊपर तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। जल्दी से नीचे चले जाओ। एक छोटा बच्चा बड़ों के साथ बाजी आजमाने चला है, यह तो पूरी तरह बकवास है। हालांकि चौक में मौजूद सम्राट ईशान के गरजते तरीकों से डर चुके थे, फिर भी पहले स्थान पर बैठे उस ठिगने मध्य आयु सम्राट की ओर एक नजर डालने के बाद वे सब शोर मचाने लगे और एक दूसरे से आगे बढ़कर बोलने लगे, ईशान को भगाने की कोशिश करते हुए। मैं ईशान हमेशा अपनी मर्जी से काम करता आया हूं। मुझे तुम जैसे गुमनाम लोगों की मंजूरी की जरूरत क्यों होगी? आज मैं इसी तीसरे स्थान पर बैठूंगा। तुम क्या कर लोगे मेरा? सबके द्वारा जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने और बाहर निकालने की कोशिशों का सामना करते हुए ईशान ने उपहास किया। उसने घमंड से चिल्लाकर कहा। साथ ही वह बड़े बड़े कदमों से तीसरे स्थान की ओर बढ़ने लगा। दुर्गेश की जगह के पीछे खड़े कुछ शक्तिशाली लोग पहले ही घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या यह ईशान पागल हो गया है? वह एक पुराने प्रतिष्ठित सम्राट को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? क्या उसे जीने से ऊब हो गई है? क्या यह आत्महत्या कर रहा है? मुझे लगता है हमें सीधे उसे मार देना चाहिए। इससे यहां खड़े खड़े रास्ता रोकने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। सब खत्म हो गया। अश्वराज साम्राज्य एक क्षणिक चमक की तरह होगा, खिलेगा और फिर मिट जाएगा। मुझे तो लगता है कि मैदान में मौजूद सम्राट मौके पर ही ईशान को फांसी दे देंगे, और तुरंत। छोटे बच्चे, मैं आत्माराम निराकार दिव्य हथेली तुम्हारे फूल सी जिंदगी का अंत करने आया हूं। तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी बच्चों को नहीं मारता और तुम पहले हो, इसलिए तुम काफी भाग्यशाली हो। हालांकि मैदान के बाहर चर्चाएं गूंज रही थीं, फिर भी उनका ईशान पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। वह पहले की तरह शांत बना रहा और धीरे धीरे तीसरे स्थान की ओर बढ़ता रहा। लेकिन उसी समय उसके सामने अचानक एक बूढ़ी आवाज गूंजी, जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया और ऊपर देखने के लिए विवश कर दिया। एक चौड़ा गहरे रंग का वस्त्र एक बाल सदृश चेहरे वाले बूढ़े आदमी को ढके हुए था। वह उस पर बिल्कुल फिट बैठता था, काफी उपयुक्त लग रहा था। लेकिन ईशान उस भयानक रूप से कुरूप चेहरे से सहमत नहीं हो सका। निराकार दिव्य हथेली आत्माराम, हे भगवान, ईशान का रास्ता रोकने वाला यह बूढ़ा वास्तव में वही आत्माराम है। निराकार दिव्य हथेली, जो कभी दक्षिणी क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली था। यह छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 उस्तादों में से एक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी हिल जाएगा। लगता है सम्राट अब सच में गंभीर हो गए हैं। बूढ़े आदमी, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, कुरूप होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन यह जानकर भी कि तुम कुरूप हो और फिर भी लोगों को डराने बाहर निकल आना, यह तुम्हारी कमबख्त गलती है। आह, छोटे बदमाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा अपमान करो। क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा और तुम्हारी आत्मा से आकाशी लालटेन जलाऊंगा। आत्माराम को सबसे ज्यादा नफरत लोग उसे बदसूरत कहें इससे थी, इसलिए जो भी उसे बदसूरत कहता था उसकी मौत बेहद दर्दनाक होती थी। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुम्हारा अपमान ना करूं तो तुम मुझे नहीं मारोगे? मूर्ख, अगर करना ही है तो जल्दी करो। मेरे पास जरूरी काम है और मुझे बच्चों के साथ समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। नरसिंह, उसे ले आओ। ईशान ने बेकार की बातों को रोक दिया और सीधे नरसिंह को बुला लिया। एक सच्चा अमर बनाम एक स्वर्गीय अमर, अगर वह उसे कुचल न दे तो ही अजीब होगा। महाराज, मुर्गी मारने के लिए कसाई का छुरा क्यों इस्तेमाल करना?
ये बूढ़ा सिर्फ स्वर्गीय अमर क्षेत्र के मध्य चरण में है। अग्निराज काफी है। स्वर्गीय अमर क्षेत्र की महापूर्ण अवस्था बनाम स्वर्गीय अमर क्षेत्र का मध्य चरण, इसमें लगभग कोई संदेह नहीं था। तो फिर किस बात का इंतजार है? जाओ और इसे मेरे लिए गिरा दो, जरा भी हाथ मत रोकना। बूढ़े आदमी, तुम जिसे भी उकसा सकते थे, उसमें से तुमने जबरदस्ती मेरे महाराज को ही उकसाने का नाटक किया। अब नरक जाओ। सम्राट अग्निराज की आवाज गिरते ही आत्माराम को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उसने एक घूंसा चला दिया। क्योंकि ईशान ने उसे इस बूढ़े को गिराने का आदेश दिया था, इसलिए उसने बिना हिचक वार किया। उसे गिराना दिखावे के लिए नहीं था, उसका लक्ष्य साफ और प्रभावी ढंग से प्रतिद्वंद्वी को परास्त करना था। धमाका। सम्राट अग्निराज का घूंसा बहुत ज्यादा तेज था, उसकी गति ध्वनि की रफ्तार से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। आत्माराम को बस आंखों के सामने एक धुंध सा एहसास हुआ और फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन सीधे उससे टकरा गई हो। जोरदार धमाके के साथ वह तुरंत उड़ गया। वह धड़ाम से चौक पर आकर गिरा। उसकी जान बस एक पतली सी डोर पर टिकी हुई थी। दोनों की साधना अवस्थाओं में भारी अंतर को देखते हुए आत्माराम का जिंदा रहना ही बड़ी बात थी। हिस्सा इस दृश्य को देखकर पूरा सभागार सांस रोककर रह गया, चाहे सम्राट हो या मैदान के बाहर खड़े साधक। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अग्निराज को अविश्वास से घूर रहे थे। वह कौन है? इतना शक्तिशाली? हिडन ड्रैगन रैंकिंग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या वह कोई नया उभरा हुआ महाशक्तिशाली है? नहीं, यह भी ठीक नहीं लगता। सब कहते हैं कि ईशान के पास शक्तिशाली लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। अब लगता है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस बच्चे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसे तीसरी सीट दे देने में क्या बुराई है? आखिर यह सिर्फ एक सीट ही तो है। क्या इसके लिए हिंसा तक जाना जरूरी है? ऐसी ताकत के साथ भी वह हिडन ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 में कैसे आ सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। ईशान ने ठंडे स्वर में हंकार भरी। उसकी तिरस्कार भरी आवाज सम्राटों के कानों में गहराई तक चुभ गई, जिससे वे क्रोधित हो उठे। ईशान, तुम हद से आगे निकल गए हो। जानो कि कहां रुकना है। तुरंत अपनी सीट पर वापस जाओ। हम सब सम्राट हैं, इसी खातिर तुम्हारी पहले की लापरवाही को नजरअंदाज कर देंगे। जमशेद की आवाज एक बार फिर गूंजी, जिससे मैदान के बाहर खड़े साधक बुरी तरह चौंक गए। इस समय भी सम्राट ईशान को चुनौती देने की हिम्मत करना। जमशेद सच में बहुत साहसी था, लेकिन कौन जानता था कि जमशेद किसी और के लिए ढाल बन रहा था। इसी क्षण उसने पहली सीट पर बैठे उस ठिगने सम्राट की ओर नजर डाली, गहरी सांस ली और फिर अपनी दृष्टि ईशान पर जमा दी। यह तीसरा स्थान, चाहे तुम सहमत हो या नहीं, मैं लूंगा ही। चाहे तुम असहमत हो या नहीं, मैं फिर भी इसे लूंगा। अब ईशान तीसरी सीट से केवल 2 मीटर दूर था। अंततः वह अडिग ठिगना सम्राट भी स्वयं को रोक नहीं पाया। सम्राट ईशान, मैं सम्राट दिव्यांश सोमेश कहना चाहूंगा कि मैं तुमसे काफी प्रभावित हूं। इतनी कम उम्र में न सिर्फ तुम्हारी अपनी शक्ति असाधारण है, बल्कि तुम्हारे अधीनस्थ भी इतने कुशल हैं। समय मिलने पर तुम्हारा उत्थान निश्चित है और यह भी बहुत संभव है कि तुम पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभुत्व जमा लो। यहां मैं पहले ही सम्राट ईशान को बधाई देता हूं। कमबख्त, यह बूढ़ा सच में बहुत चालाक है। सिर्फ 2-4 वाक्यों में उसने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। बिना खून बहाए मार डालता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस सर्वोच्च सीट पर बैठा है। ईशान, सम्राटों का धैर्य सीमित होता है। हम सब दक्षिणी क्षेत्र के अधिपति हैं। बात को इतना बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक सीट है। सबसे पीछे बैठने और तीसरी सीट पर बैठने में क्या फर्क है? क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? सम्राट ईशान। चौक पर 20वें क्रम के आसपास बैठे एक सम्राट ने बीच बचाव करना शुरू किया। जो तुम कह रहे हो वह सही है। यह तो बस एक सीट ही है। इसे इतनी जिद के साथ क्यों रोका जा रहा है? मेरी राय में क्यों ना तुम सब इसे रोकना ही छोड़ दो। कैसा रहेगा? तुम समझौता कराओ और मैं चाल चलूं। कौन किससे डरता है? सम्राट ईशान, खाना जो चाहे खाओ, लेकिन बोलते समय सावधान रहो, वरना शायद तुम्हें यह भी न पता चले कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। युवक, ज्यादा नुकीले मत बनो। यह सिद्धांत तुम नहीं समझते कि जो बहुत कठोर होता है वह आसानी से टूट जाता है। मुझे डर है कि मैं सम्राट दिव्यांश को निराश कर दूंगा।
मैं नरम इस्पात हूं, कितना भी झुकूं टूटूंगा नहीं। सम्राट दिव्यांश, उससे और बातें क्यों करना, सीधे ड्रैगन नाइट्स को भेजो और उसे खत्म कर दो। उसी समय उसके पास बैठे एक सम्राट ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई, जिससे ईशान ने आंखें सिकोड़ लीं और उसकी ओर देखा। थप्पड़! आह, कमबख्त! अगर एक और आवाज निकाली तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार कर मार डालूंगा। जैसे ही ईशान ने उस व्यक्ति की ओर देखा, अग्निराज की हथेली उड़कर पहुंची। वह सम्राट तुरंत लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा, जमीन पर लुढ़क गया और उसके कई खून से सने दांत इधर उधर उड़ गए। वे लगभग सम्राट दिव्यांश से टकरा ही गए, जिससे उसका चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी को प्रसव पीड़ा हो रही हो। ठीक है, अब इस बेकार की बकवास को यहीं खत्म करो। ईशान, तुम अभी युवा हो, इसलिए इस बार मैं इसे जाने देता हूं, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, वरना अगर ड्रैगन नाइट ने हाथ उठा दिया तो तुम्हारी मौत तय है। डिंग! साइड क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। ड्रैगन नाइट को अपमानित करो। क्वेस्ट विवरण: ड्रैगन नाइट्स ड्रैगन असेंट साम्राज्य के ड्रैगन गार्ड हैं। कुल 8 सदस्य हैं और सभी ट्रू इमॉर्टल क्षेत्र के साधक हैं। उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और दक्षिणी क्षेत्र में उनके बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं। यदि होस्ट उन्हें हरा देता है या मार देता है तो यह भविष्य में पूरे दक्षिणी क्षेत्र में होस्ट की उन्नति में बहुत मदद करेगा। यदि होस्ट यह क्वेस्ट पूरा करता है तो सिस्टम होस्ट को एक यादृच्छिक सुपर लीजन समन का मौका, एक यादृच्छिक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाने का मौका और 5 यादृच्छिक ड्रॉ देगा। कमबख्त! ड्रैगन नाइट्स सच में इतने ताकतवर हैं? अच्छा हुआ कि मेरे साथ नरसिंह हैं, वरना आज तो सच में बहुत शर्मनाक हो जाता। सिस्टम द्वारा जारी किया गया यह क्वेस्ट ईशान को तुरंत ठंडा पसीना छोड़ा गया। वह डर गया था। अगर ड्रैगन सम्राट सच में गंभीर हो जाता तो नतीजा क्या होता, उसे खुद भी नहीं पता था। मुझसे आगे बढ़कर हमला करवाना, यह तुम्हारी ख्वाहिश ही रह जाएगी। सोमेश कभी भी अपने सारे पत्ते नहीं खोलता था। वह हमेशा शब्दों और कर्मों दोनों में संयम रखता था। सम्राट ईशान, वहां खड़े मत रहो, जल्दी से जाकर बैठ जाओ। यह तीसरा स्थान काफी समय से बदला नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि परंपरा तोड़ने वाला तुम बनोगे। सचमुच एक युवा वीर। अब सोमेश भला आदमी बनने लगा था। जब वह उसे नष्ट नहीं कर सका तो दोस्ती कर लेना ही बेहतर था। इसमें कोई नुकसान नहीं था और मरने वाला भी वह खुद नहीं था। डिंग! साइड क्वेस्ट पूरा हुआ। चौक पर प्रभुत्व जमाओ। क्वेस्ट विवरण: होस्ट के उदय के कारण दक्षिणी क्षेत्र के सम्राटों ने इस पर ध्यान दिया है। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन में होस्ट पर संयुक्त दबाव बनाने का फैसला किया ताकि होस्ट अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने से पहले ही मर जाए। यदि होस्ट दानव वध शिखर सम्मेलन में सम्राटों की योजना को नाकाम कर देता है और इस सम्मेलन में असाधारण उपस्थिति के साथ डटा रहता है, तो सिस्टम होस्ट को एक चयनात्मक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाने का मौका, एक यादृच्छिक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाने का मौका और एक यादृच्छिक ड्रॉ से पुरस्कृत करेगा। सिस्टम की समय पर आई सूचना से ईशान के सुडौल चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल गई। ऐसे में मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ड्रैगन सम्राट। इसके साथ ही ईशान ठीक ठीक तीसरे स्थान पर पहुंचा। फिर उसने अपने 9 ड्रैगन सर्वोच्च गहरे स्वर्ण वस्त्र को संवारा और बैठ गया। नरसिंह और अन्य लोग ईशान के पीछे खड़े हो गए, जबकि दुर्गेश के अधीनस्थों को अग्निराज ने उड़ा दिया था। सम्राट ईशान ने सच में कर दिखाया। यह तो अविश्वसनीय है। क्या तुमने नहीं देखा? यहां तक कि ड्रैगन सम्राट भी पीछे हट गया। इससे साफ है कि सम्राट ईशान कितने शक्तिशाली हैं। यह ड्रैगन सम्राट की उदारता है, जो चौक में खून खराबा नहीं चाहता था। इससे उसकी महानता झलकती है। दफा हो जाओ बकवास! वह साफ तौर पर डर गया था। सम्राटों ने सभा स्थल के बाहर की चर्चाएं सुनी, एक दूसरे की ओर देखा और चुप ही रहे। पवित्र दरबार के युवराज का आगमन। उसी क्षण सभी लोग अपनी सोच से बाहर आए। वे झटके से खड़े हो गए और एक साथ प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। मुख्य सभागार के द्वार पर एक सुदर्शन, गरिमामय और लंबे कद का युवक उनकी ओर चलकर आ रहा था। उसके साथ नित्यानंद था। ईशान ने आंखें सांकरी की और उस युवक को ध्यान से देखने लगा। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यही युवक पवित्र दरबार में आगे बढ़ने के रास्ते में उसकी सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला था। शाश्वत, पवित्र दरबार का युवराज।
वर्तमान आयु 25 वर्ष। किंग क्षेत्र तृतीय लेवल का विशेषज्ञ। दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हिडन ड्रैगन मानव सूची में 11वें स्थान पर। हालांकि इस व्यक्ति में एक बड़ी कमी है। इसका स्वभाव ठंडा और अत्यंत कठोर है और यह छोटी छोटी बातों में आसानी से अटक जाता है। ईशान ने मन ही मन शाश्वत की व्यक्तिगत जानकारी दोहराई, फिर उसे सामने खड़े व्यक्ति से मिलाया और पाया कि कुछ जानकारियां बढ़ा चढ़ाकर कही गई थीं। युवराज महाराज को प्रणाम। पवित्र दरबार के सामने एक सम्राट कुछ भी नहीं था, तो फिर तब क्या ही कहना जब युवराज महाराज स्वयं पधारे हों। सम्राटों का इस्तेमाल आम लोगों को डराने के लिए किया जाता था, लेकिन युवराज का खिताब उन्हें डराने के लिए होता था। युवराज के आगमन को देखकर कौन खुशामद करने की कोशिश नहीं करेगा। इतनी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तमाशा देखने आया हूं। आप लोग जैसे थे वैसे ही जारी रखें। शाश्वत की नजर सम्राटों पर घूमी, लेकिन जब उसकी निगाह ईशान पर पड़ी तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। युवराज महाराज, यह हाल ही में पदोन्नत सम्राट हैं, अश्वराज साम्राज्य के महान सम्राट ईशान। सोमेश सच में नंबर 1 सम्राट कहलाने लायक था। माहौल भांपने की उसकी क्षमता बेजोड़ थी। मुझे याद है कि नए नए पदोन्नत सम्राट आमतौर पर सबसे पीछे बैठते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस महान सम्राट ईशान में ऐसी कौन सी योग्यता या क्षमता है कि उन्हें तीसरे स्थान पर बैठाया गया है। क्या महान सम्राट ईशान मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? शाश्वत ने हमेशा की मुस्कान के साथ बात की और यह जानने में काफी रुचि दिखाई कि ईशान वहां क्यों बैठा है। युवराज महाराज शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वही दुर्गेश जिद करके मुझे यहां बैठाना चाहता था। मैं उसे मना नहीं कर सका। इतनी जबरदस्त मेहमान नवाजी के सामने मुझे अनिच्छा से झिझकते हुए भी यह सीट लेनी पड़ी। आखिर हम सब सहकर्मी ही तो हैं। अगर मैं नर्क में न जाऊं तो कौन जाएगा? ईशान ने सिर हिलाया और पूरी बेबसी के भाव के साथ कारण समझाया। बेशर्म। वह इतना ज्यादा बेशर्म था। उन्होंने बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन इतना ढीठ कभी नहीं देखा था। सम्राटों का मन कर रहा था कि वे अपना सिर टोफू के टुकड़े पर मारकर मर जाएं। वे सच में ऐसे बेशर्म व्यक्ति से किसी भी तरह जुड़ना नहीं चाहते थे। यह उनके लेवल से बहुत नीचे था। दिलचस्प। मैंने पहली बार सुना है कि दुर्गेश इतना उदार हुआ हो। यह सच में देखने लायक बात है। युवराज महाराज, दुर्गेश को सम्राट ईशान ने एक घूंसे में मार डाला। उसके शरीर की हर हड्डी चकनाचूर हो गई थी। उसकी मौत बेहद भयावह थी। अपने अंगरक्षक की धीमी आवाज में दी गई रिपोर्ट सुनकर शाश्वत ने ईशान को अर्थपूर्ण नजर से देखा। अगर उसकी काबिलियत कम थी तो मरना उसका हक था। ज्यादा से ज्यादा हम किसी और को बिठा देंगे। हमारे पवित्र दरबार में सम्राटों की कमी नहीं है। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। युवाओं में ऐसा जोश और साहस होना चाहिए। दक्षिणी क्षेत्र का भविष्य तुम्हारा है। शाश्वत की यह दिखने में साधारण सी तारीफ ईशान को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर गई और बाकी सम्राटों की सांसें अटक गईं। जैसा कि भविष्य के पवित्र सम्राट से उम्मीद की जाती है, इतनी गहरी चालाकी और घातक योजनाएं। लेकिन मैं, ईशान, धमकियों में पला नहीं हूं। जिस दिन आमना सामना होगा, तब देखेंगे कि तुम कितने घमंडी रह पाते हो। डिंग। साइड क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। युवराज की साजिश। क्वेस्ट विवरण। क्योंकि होस्ट ने अनजाने में ब्लैक गोरिल्ला दुर्गेश को मार दिया और पवित्र दरबार के निषेधों का उल्लंघन किया, पवित्र दरबार का युवराज शाश्वत भविष्य की मुसीबत खत्म करने के लिए होस्ट को मारने का इरादा रखता है। यदि होस्ट शाश्वत के उत्पीड़न से सफलतापूर्वक बच निकलता है और बाद में बिना संदेह उत्पन्न किए गुप्त रूप से उसे मार देता है, तो सिस्टम होस्ट को एक यादृच्छिक सुपर विशेषज्ञ समन अवसर, एक चयनात्मक सुपर विशेषज्ञ समन अवसर और 3 यादृच्छिक लकी ड्रॉ से पुरस्कृत करेगा। सच में, अगर तुम मौत को नहीं बुलाते तो मौत नहीं आती, लेकिन अगर तुम खुद उसे ढूंढने निकलो तो फिर आसमान भी मदद नहीं करता। सिस्टम की सूचना सुनकर ईशान की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने शाश्वत को ऐसे देखा जैसे वह पहले ही एक मरा हुआ इंसान हो। ठीक है, जिन लोगों को यहां होना चाहिए था वे सब आ चुके हैं, और जिनका नहीं होना चाहिए था वे भी आ गए हैं। अब मैं पहले कुछ शब्द कहूंगा। हम पूरी तरह सुन रहे हैं युवराज महाराज।
हमारे दक्षिणी क्षेत्र ने लाखों वर्षों से प्रथम डोमेन लॉर्ड की इच्छा का पालन किया है। प्रथम डोमेन लॉर्ड की प्रभा के नीचे सभी जातियां झुकीं और सभी दानव कांप उठे। केवल दानव पूर्वज ही अशांत बना रहा। हालांकि हमारे डोमेन लॉर्ड तभी ईशान को पिछले 10 लाख वर्षों में मानव जाति, दानवों और राक्षसों के बीच चले आ रहे उलझे हुए संबंधों की एक सामान्य समझ मिली। सच में यह कहना बहुत कठिन था कि कौन सही था और कौन गलत। हालांकि अंततः मानव जाति ने दानव पूर्वज को सील कर दिया और दानव वंदनीय को खदेड़ दिया। तभी जाकर वर्तमान का यह शांतिपूर्ण युग अस्तित्व में आया। इस सम्मेलन का विषय दानवों का संहार है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को यह याद दिलाना है कि सुख भोग में डूबकर दानव पूर्वज द्वारा लाई गई आपदा को न भूलें। हमें हमेशा दानव जाति के पलटवार से सावधान रहना चाहिए। इतना ही मैं युवराज अभी के लिए कहूंगा। आगे का काम आप सब पर छोड़ता हूं। मैं न तो बोलूंगा और न ही भाग लूंगा, लेकिन जो भी नियम तोड़ेगा उसे दंडित किया जाएगा। शाश्वत के शब्द समाप्त होते ही वह आराम से चाय पीने लगा, मानो आगे होने वाली घटनाओं से उसका कोई लेना देना ही ना हो। आइए शुरुआत करें, पुराने नियम ही लागू रहेंगे। सोमेश खड़ा हुआ और गरिमापूर्ण नजर से सबको देखने लगा। हालांकि उसके खड़े होने की ऊंचाई दूसरों की बैठे होने की ऊंचाई के बराबर ही थी, जिससे ईशान को जोर से हंसने का मन करने लगा। यह तो नए आदमी को खुला दबाना है। मुझे जबरदस्ती बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखता हूं तुम क्या कर लोगे। गला घोंट दोगे क्या? ईशान को ड्रैगन सम्राट को परेशान करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन सामने वाले की रहस्यमय मुस्कान ने उसे रोक दिया। नागवीर चाय पीता रहा, मानो सच में किसी भी चीज में भाग नहीं ले रहा हो। बाकी सम्राट सब कुछ समझते थे, लेकिन चुप ही रहे। मेरा मानना है कि हम आज के सम्मेलन के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। यहां मौजूद सम्राटों में से किसी की भी उपलब्धियां कम नहीं हैं, लेकिन दानवों का संहार करने के लिए शक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए अब हम एक के बनाम एक मुकाबले के लिए मैदान में उतर सकते हैं और स्वयं चुनौती दे सकते हैं। जो भी असंतुष्ट हो वह आगे आकर चुनौती दे सकता है। जो चालें चलेंगे या अनजान बनने का नाटक करेंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, जब तक कि अंत में केवल 15 विजयी शक्तिशाली व्यक्ति न बच जाए। आप सब क्या सोचते हैं? इसी समय कन्फ्यूशियस वस्त्र पहने एक विद्वान से दिखने वाले मध्य आयु व्यक्ति ने, जो दूसरे स्थान पर बैठा था और हाथ में कागजी पंखा झल रहा था, सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी नजर जानबूझकर या अनजाने में ईशान पर पड़ी। इस आदमी का क्या मकसद है? ये मेरी मदद के लिए क्यों बोल रहा है? कहीं ये गे तो नहीं? ईशान के विचार कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए। सच कहें तो इस व्यक्ति की मदद ने उसे थोड़ा असमंजस में डाल दिया था। भाई का सुझाव बहुत अच्छा है। अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो हम इन्हीं नियमों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। कौन पहले जाना चाहता है? सोमेश ने भाई को गहराई से देखा और अंततः फैसला सुना दिया। ये शब्द निकलते ही मुख्य सभागार के सामने ऊपरी और निचले चौक में बैठे सभी सम्राट एक्साइटेड हो उठे। इसमें ईशान शामिल नहीं था। वह अब भी सबको परखती नजर से देख रहा था। यादृच्छिक चुनौतियां, यह तो निजी दुश्मनियां निपटाने की खुली छूट देने जैसा था। मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। मुझसे मत लड़ो। मैंने पहले कहा था, मैंने पहले कहा था। दफा हो जाओ। चुप रहो तुम सब। जरा अपने आप को देखो। बाजार के दुकानदारों की तरह झगड़ रहे हो। इतना शोर मचाना कितना अशोभनीय है। ड्रैगन सम्राट के शब्द गिरते ही एक सुनहरी प्रकाश परत अचानक उठी और चौक को सम्राटों से अलग कर दिया। यह मानो चौक के भीतर एक युद्ध मैदान अलग कर देने जैसा था। इस गठन की सुरक्षा में युद्ध देख रहे सम्राटों पर लड़ाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। यह गठन असाधारण है। यह किसी महान उस्ताद का काम होना चाहिए। आर्यमान ने प्रशंसा की। इतना ही नहीं, शायद कोई स्वर्ण अमर क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इसे तोड़ न सके। यह सुनकर ईशान की भौहें उठ गईं। ये पुराने साम्राज्य सच में गहरी नींव रखते थे, लेकिन ये सब देर सबेर मेरे ही होंगे। मुझे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। क्या मैं अपनी ही चीजों से ईर्ष्या करूंगा? यह वह अतिशक्तिशाली रक्षात्मक गठन है जिसे हमारे दिव्य मिस्टिक साम्राज्य ने दशकों लगाकर बनाया है। इसे स्वर्ण प्रकाश
स्वर्ग कंपन गठन कहा जाता है। तुम लोग इसके भीतर मनचाहा हंगामा कर सकते हो, बाहर जरा सी भी लहर नहीं पहुंचेगी। होस्ट होने के नाते नित्यानंद स्वाभाविक रूप से युवराज के साथ था। इसी कारण वह नागवीर के पास बैठा था। इसे प्रभाव उधार लेना भी कहा जा सकता था। शक्ति की बात करें, क्या सम्राट ईशान के पास वह शक्ति है? उसी क्षण एक कठोर आवाज सबके कानों में पड़ी और ईशान अनायास ही कान खुजाने लगा। सभी सम्राटों ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि जमशेद था। यह आदमी ईशान का कट्टर दुश्मन था, जो लगातार उसे निशाना बनाता रहता था, और इससे ईशान बहुत उलझन में पड़ गया था। इससे तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सम्मेलन शुरू होते ही कोई सम्राट ईशान को कमजोर करने की कोशिश करेगा। ओह, सही है सम्राट ईशान, मैं भूल गया था कि तुम नए हो और नियम नहीं समझते। सम्मेलन के नियमों के अनुसार किसी भी साम्राज्य के लिए जो स्थान पाने की प्रतियोगिता में भाग लेता है, द्वंद्व में भाग लेने वालों की साधना सम्राट क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकती, अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा। मुझे आशा है कि सम्राट ईशान इस पर ध्यान से विचार करेंगे। सम्राट दिव्यांश को मानो अभी अभी ईशान पर ध्यान गया हो और उसने जल्दी से समझाया, लेकिन बदले में उसे ईशान की जबरदस्त आंख मिचौली ही मिली। तो क्या सच में इसका मतलब है कि केवल सम्राट क्षेत्र से नीचे वाले ही भाग ले सकते हैं? ईशान की आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया, मानो वह इस बात से एक्साइटेड हो कि केवल सम्राट क्षेत्र वाले ही मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल। सम्राट दिव्यांश को कुछ गड़बड़ सी लगी, लेकिन फिर भी उसने समझाया, ठीक है, तब मैं समझ गया। जो बात अविश्वसनीय थी वह यह कि ईशान ने इतनी आसानी से सहमति जता दी। यहां तक कि शाश्वत, जो आमतौर पर सांसारिक मामलों पर ध्यान नहीं देता था, उसने भी उसे कई बार सोचती हुई नजर से देखा। हालांकि ईशान की अगली हरकत ने सम्राट दिव्यांश की आंखों के सामने अंधेरा छा दिया और वह लगभग गिर ही पड़ा। कई सरसराहटों के साथ ईशान, धेनुवीर, वासु, द्विनेत्र, दिव्य पक्षी, जयंत और यांगजी के साथ स्वर्ण प्रकाश स्वर्ग कंपन गठन में कूद गया। ईशान का स्वयं मैदान में उतरना देखकर सभी को तुरंत मुख्य सभागार के भीतर पड़े दुर्गेश की याद आ गई और सभी ने एक साथ जमशेद की ओर देखा। जमशेद, तुम हरामजादे, नीचे उतरकर मरने आओ। नियम एक के बनाम एक लड़ाई का था, लेकिन लोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। इसलिए ईशान अपने साथ सम्राट क्षेत्र से नीचे के सभी लोगों को ले आया। यह देखकर जमशेद का चेहरा कब्जियत से भी ज्यादा बदसूरत हो गया। मैंने किससे दुश्मनी ली थी? मैं तो बस एक मोहरा हूं। क्या जरूरी है कि मुझे आग में झोंक दो? उसने चुपचाप सम्राट दिव्यांश की ओर देखा, लेकिन सामने वाला बौद्ध मंत्रों का जाप कर रहा था। आंखें झुकाए हुए उसे जरा भी ध्यान देने का इरादा नहीं दिखा रहा था। थू, बूढ़ा लोमड़ी, अब क्या करूं? जमशेद सच में घबरा गया। ईशान का सामना करना, सच कहें तो वह डर से कांप रहा था। ईशान का घूंसा बहुत ज्यादा दबदबे वाला था। हालांकि वह खुद भी लंबा चौड़ा और ताकतवर था, लेकिन दुर्गेश की तुलना में वह काफी कमजोर था। लेकिन अगर वह अब डर दिखाता तो पूरी दुनिया का मजाक बन जाता। जमशेद, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जल्दी से नीचे आओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद बाहर आकर तुम्हें बुलाऊं? जयंत ने आखिरकार अपना गुस्सा निकाला। जब वह नरसिंह और अग्निराज के पीछे खड़ा होता था तो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता था। चिल्लाना तो दूर की बात थी। जयंत की तानों ने जमशेद को गुस्से से फटने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा मालिक मुझे तंग करता है और अब तुम एक नौकर भी मेरे ऊपर चढ़ बैठे हो। सम्राट दिव्यांश, क्या ये अधीनस्थों के बीच की लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए? यह बात कहते ही पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। सम्राट बहुत देर से खुद को रोक रहे थे और अब वे और सह नहीं पाए। तुम डींग तो मारते हो, लेकिन उसके लिए ताकत भी चाहिए। अगर ताकत नहीं है तो क्या तुम खुद पिटने की मांग नहीं कर रहे? यहां जिस चीज की होड़ है वह एक स्थान है, प्रथम सम्राट का पद नहीं। सम्राट दिव्यांश ने उसे घूरते हुए लापरवाही से कहा, लेकिन दिल ही दिल में वह जमशेद को जमकर कोस रहा था। एक पक्ष बनाम एक पक्ष, जीवन मरण का द्वंद्व, चाहे सम्राट बनाम सम्राट हो या अधीनस्थ बनाम अधीनस्थ।
लोगों की संख्या पर कोई शर्त नहीं है। क्या हुआ, डर गए हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? उसके पास बैठे दूसरे सम्राट ने पंखा झलते हुए कहा। उसके चेहरे पर द्वेष भरा था और उसके शब्द और भी ठंडे हो गए। जमशेद एक चाटुकार था और वह हमेशा से ही उसे नीची नजर से देखता था। हाँ, दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्राट सच में डर गया। कितनी शर्म की बात है। अगर वह सिर्फ खुद शर्मिंदा होता तो बात और थी, लेकिन उसने तो हमें भी बदनाम कर दिया। क्या यह गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है? छी, इस हद तक सम्राट बन जाना, यह सच में एक चमत्कार है। कितना हास्यास्पद, कितना मजाकिया। यह उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से कुत्ता ही रहा है, एक ऐसा कुत्ता जो बस पूंछ हिलाता है। इस युग में मुसीबत के समय मदद करने वाले लोग लगभग विलुप्त हो चुके हैं। केक पर मलाई लगाने वाले कम हैं, लेकिन गिरे हुए पर लात मारने वाले हर जगह मिल जाते हैं। जमशेद का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन इस बार यह ईशान से डरने की वजह से नहीं था, बल्कि भीड़ की बातों से भड़कने की वजह से था। आखिरकार जमशेद ने बस ठंडी हंकार भरी और अपने 10 अधीनस्थों के साथ उस गठन में कूद गया। जब वह ताकत से उन्हें हरा नहीं सकता था, तो वह मानव लहर की रणनीति अपनाने वाला था। हूंफ, कमजोरों को दबाने वाला और ताकतवरों से डरने वाला कायर। इसे मरना ही चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यह कल तक जिंदा रहे। ईशान के ये सर्द और खौफनाक शब्द सुनते ही जमशेद को ऐसा लगा जैसे वह सीधे बर्फ की तहखाने में गिर गया हो। इससे सम्राटों के दिल भी कांप उठे। जैसे ही ईशान की आवाज गिरी, 2 आकृतियां भूतों की तरह अचानक जमशेद के सामने प्रकट हो गईं। वे थे वासु और द्विनेत्र दिव्य पक्षी नियाओ। एक के हाथ में भूतमुखी तलवार थी और दूसरा लाल रोशनी के कण छोड़ रहा था, जिससे जमशेद इधर उधर उछलने लगा, पूरी तरह उलझन और अफरा तफरी में पड़ गया। हालांकि उसके पीछे मौजूद 10 लोगों ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत आगे बढ़ाए। हर एक के चेहरे पर ठंडा भाव था, जैसे वे हत्या करने वाली मशीनें हों। उन सबकी साधना सम्राट क्षेत्र की पहली लेवल से लेकर 5वीं या 6ठी लेवल तक थी। जमशेद स्वयं सम्राट क्षेत्र की 8वीं लेवल का साधक था। इसी वजह से वह कई सम्राटों के बीच अपनी जगह बना पाया था, लेकिन ईशान के सामने वह कुछ भी नहीं था। सम्राट क्षेत्र के 10 शक्तिशाली साधक, यदि उन्हें दक्षिणी क्षेत्र महाद्वीप में रखा जाए तो वे एक बड़ी ताकत माने जाते। वे किसी भी राज्य में बेधड़क घूम सकते थे, लेकिन उन्हें सम्राट ईशान का सामना नहीं करना चाहिए था। धेनुवीर आ गया है। अगर देवता रास्ता रोकें तो देवताओं को मारो, अगर बुद्ध रास्ता रोकें तो बुद्धों को मारो। हालांकि बूढ़े सेनापति धेनुवीर की चांदी जैसी दाढ़ी लहरा रही थी, लेकिन अगर वह सच में लड़ाई में उतर आए तो उसे बूढ़ा मत समझना, वरना तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। धेनुवीर ने सम्राट क्षेत्र की 7वीं लेवल के 2 अंगरक्षकों का सामना किया। जैसे ही वे भिड़े, यह जीवन मरण की लड़ाई बन गई और युद्ध तुरंत भयंकर हो गया। अब सुपर शक्तिशाली व्यक्तियों को बुलाना शुरू करें। अभी अभी वह काफी एक्साइटमेंट से चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा था। ईशान के पास समय काटने के लिए सुपर शक्तिशाली व्यक्तियों को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चौक पर प्रभुत्व जमाओ मिशन पूरा करने पर उसे सुपर शक्तिशाली व्यक्तियों को बुलाने के 2 मौके मिले थे। इस बार वह उन्हें बचाकर नहीं रखने वाला था और दोनों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पहले, यादृच्छिक समन। डिंग, सिस्टम होस्ट के लिए एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से बुलाना शुरू कर रहा है। सिस्टम की सूचना तुरंत गूंज उठी। उधर आर्यमान अराजक युद्ध को ध्यान से घूर रहा था। अगर मौका मिलता तो वह भी लड़ाई में कूदकर हासिल करना चाहता, लेकिन वह केवल एक नागरिक अधिकारी था। उसकी शक्ति कम थी। आमतौर पर वह बस ऐसा सोच ही सकता था, लेकिन अगर वह सच में लड़ाई में उतरता तो निस्संदेह सबसे पहले वही मारा जाता। इसके अलावा ईशान उसे ऐसा जोखिम उठाने की अनुमति भी नहीं देता। डिंग, होस्ट को चंद्रकांत को सफलतापूर्वक बुलाने पर बधाई से। चंद्रकांत, क्या यह वही चंद्रकांत हो सकता है जब वह अभी नागकेंद्र घाटी में था? अगर ऐसा है तो मैंने सच में जैकपॉट मार लिया। इसी समय जयंत ने अभी अभी जमशेद द्वारा लाए गए एक शक्तिशाली व्यक्ति को एक घूंसे में चकनाचूर कर दिया था, जिससे वह लड़का ऐसे एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगा जैसे उसने मधुमक्खी की बीट खा ली हो। चंद्रकांत,
शिष्ट नाम चंद्रकांत, जिन्हें चंद्रकांत के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर नीतिधारा मंडल रक्षक प्रांत से थे। वे 3 राज्यों के काल में सुहान साम्राज्य के चांसलर थे और एक उत्कृष्ट राजनेता, रणनीतिकार, राजनयिक, साहित्यकार, सुलेखक और आविष्कारक थे। वे रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनकी साहित्यिक और सैन्य रणनीतियां और भविष्य की घटनाओं को भांपने की उनकी क्षमता सबको ज्ञात है। सिस्टम द्वारा बुलाए गए वू मार्क्विस चंद्रकांत को सिस्टम ने अनुकूलित कर दिया है और वह अपने जीवन के शिखर काल में है। इसलिए इस बार होस्ट ने बहुत बड़ा फायदा कमाया है। मुझे उम्मीद है कि उसका जुड़ना मेरे महान लक्ष्य को और भी सुचारू बना देगा। बिना किसी संदेह के उनकी तरफ से एक और विरोधी ढेर कर दिया गया। वह मेहनती और सतर्क था, बड़े छोटे सभी राजनीतिक मामलों को स्वयं संभालता था और इनाम सजा में स्पष्ट और कठोर था। उसने पूर्वी युद्ध से गठबंधन किया और दक्षिण पश्चिम की विभिन्न जातीय समूहों के साथ संबंध बेहतर किए। उसने युद्ध की तैयारी को मजबूत करने के लिए सीमा अन्न रक्षा तंत्र नीति लागू की। उसने मध्य मैदानों की ओर 6 उत्तरी अभियानों का नेतृत्व किया, जिनमें से अधिकांश रसद की कमी के कारण असफल रहे। अंततः अत्यधिक परिश्रम से बीमार पड़कर वह 234 ईस्वी में शांतधरा मैदान में 54 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुआ। देवेश ने मरणोपरांत उसे झोंघ के वू मार्क्विस की उपाधि प्रदान की और बाद की पीढ़ियां अक्सर सम्मानपूर्वक चंद्रकांत को योद्धा मार्क्विस कहकर पुकारती रहीं। पूर्वी ईस्टर्न जिन डायनेस्टी ने उसकी सैन्य प्रतिभा को मान्यता देते हुए मरणोपरांत उसे 5 एलिमेंट का राजा घोषित किया। सिस्टम द्वारा बुलाया गया चंद्रकांत वह चंद्रकांत था जो छप्पर वाली कुटिया की 3 यात्राओं के समय का था। दूसरे शब्दों में सुरेश ने सारी मेहनत बेकार कर दी और अंत में सारा फायदा सिर्फ होस्ट को ही हुआ। मुझे फायदा हुआ और वह भी सम्राट चाचा सुरेश से। क्या जबरदस्त उपलब्धि की भावना है। छोटे बदमाश, वहां मत मारो, कुछ बड़ा हो जाएगा। जैसे ही ईशान आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, जमशेद की दिशा से सुअर जैसी चीख सुनाई दी। वह वासु था, जिसने जमशेद की कमर के नीचे घूंसा मार दिया था, जिससे जमशेद का चेहरा जिगर के रंग जैसा हो गया। सिस्टम, जल्दी से मेरे लिए चंद्रकांत की व्यक्तिगत गुण सूची निकालो। यह तो बड़ा दिग्गज है, इसके साथ मैं पूरी दुनिया को कुचल सकता हूं। अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं पूरी दुनिया की योजना बना सकता हूं। चंद्रकांत से उपनाम चंद्रकांत, शिष्ट नाम चंद्रकांत, जाति मानव साधना, विधि 100 रूप दिव्य कला, दिव्य क्षमता, राष्ट्र का शासन और देश में शांति स्थापित करना, जादुई खजाना, थंडर रॉक पंखा, लेवल हेवेनली गेट क्षेत्र, 7वीं लेवल निष्ठा, 78/100। सब कुछ अपने आप स्पष्ट है। एक शब्द में बेमिसाल। तुम छोटे बदमाश, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वहां मत मारो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी थोड़ी इज्जत तो चाहता हूं, है ना? एक घबराई हुई चीख ने ईशान को फिर से वर्तमान दृश्य में खींच लिया। इस समय जमशेद पूरी तरह अस्त व्यस्त था। आंखें खून से भरी हुई थीं, अपनी कमर के नीचे पकड़े हुए और बेहद दयनीय दिख रहा था। वह जिन सभी अंगरक्षकों को अपने साथ लाया था, वे पहले ही लाशों में बदल चुके थे। महान सम्राट ईशान, तुम इस दौर में पहले ही जीत चुके हो। किसी को मारना तो बस सिर हिलाने की बात है। जमशेद आखिरकार एक साम्राज्य का सम्राट था। तुम इतने आक्रामक कैसे हो सकते हो और अपनी सम्राटी गरिमा नहीं खोते? इसी समय ड्रैगन सम्राट ने दयनीय जमशेद की ओर नजर डाली और उसकी ठंडी आवाज तुरंत ईशान के कानों में पड़ी। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम जानते हो, बूढ़ा वैन शीर्ष 10 में रैंक किया हुआ सम्राट है। वह अनुभवी है, चालाक है और शक्तिशाली है, इसलिए वह यूं ही नहीं। तुम अब भी मुझ पर हमला कर रहे हो। धड़ाम। ईशान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वहां से एक तीखी चीख आई और फिर जमशेद धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह निर्जीव। उस एक वार ने उसे फोड़ ही दिया। इससे बाकी सम्राटों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वासु और द्विनेत्र दिव्य पक्षी दोनों बिल्कुल सहज दिखाई दिए। ये दोनों निश्चित ही जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। हे भगवान, क्या यह सच है? वह ऐसे ही मर गया? दक्षिणी क्षेत्र के सम्राट कब से इतने निकम्मे हो गए? ईशान के शब्द निकलते ही ड्रैगन सम्राट का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया और बाकी सम्राट गुस्से से दांत पीसने लगे।
बस महान सम्राट ईशान, तुम्हारे अश्वराज साम्राज्य ने यह पहला दौर जीत लिया है। तुम नीचे उतरकर आराम कर सकते हो। यह देखकर ड्रैगन सम्राट ने उस ईशान को, जो अब भी इतराता हुआ था, तीखी नजर से घूरा और फिर अनिच्छा से अश्वराज साम्राज्य की जीत की घोषणा कर दी। उधर पवित्र दरबार के युवराज शाश्वत ने ईशान को गहरी नजर से देखा, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। सिस्टम, मेरे लिए एक सुपर विशेषज्ञ को चुनकर बुलाओ। ईशान ने ड्रैगन सम्राट से बहस करने की जहमत नहीं उठाई। पहली बात, इसकी जरूरत नहीं थी, और दूसरी बात, अभी उससे दुश्मनी लेने का समय नहीं आया था। डिंग, सिस्टम होस्ट के लिए एक सुपर विशेषज्ञ को बुला रहा है। डिंग, होस्ट को ऋतु को सफलतापूर्वक बुलाने पर बधाई से। कमबख्त, यह ऋतु आखिर है कौन? यह बार बार क्यों सामने आ रही है? क्या इसके पीछे कोई अज्ञात रहस्य है? और इस पात्र का स्रोत, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, पूरी तरह गड़बड़। सिस्टम, वही है। मैं देखना चाहता हूं कि इस ऋतु में ऐसा क्या खास है। ईशान ने दांत पीसते हुए सिस्टम को आदेश दिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। ऋतु, नाटक करना बंद करो। मैं लवकुश आज तुम्हारे लिए ही आया हूं। या तो अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए आत्महत्या कर लो, या नीचे आओ और मुझसे लड़ो। उसी समय मैदान में एक लंबी पतली काया दिखाई दी। वह एक ऐसे सम्राट को घूर रहा था जो कद में छोटा और ठिगना दिखता था। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ईशान को धुंधला सा याद आया कि यह लंबा पतला आदमी निचले चौक में बैठने वाला एक सम्राट था। वह बेहद कम बोलने वाला था, ऐसा आदमी जो अगर डंडे से भी मारा जाए तब भी मुंह न खोले। बूढ़े कुत्ते बाई, इतना घमंडी मत बनो। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारी पत्नी चुरा ली? दुनिया में औरतों की कमी है क्या? तुम क्यों मेरे पीछे ही पड़े रहते हो? ऐसा करो, मैं वह बूढ़ी औरत तुम्हें वापस कर देता हूं। वह ठिगना आदमी लवकुश से काफी डरता हुआ लग रहा था। वह लड़ने के बजाय अपनी पत्नी लौटाने को तैयार था। सच तो यह था कि वह उससे पहले ही ऊब चुका था। उसकी बात सुनते ही सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। ये दोनों तो सच में अजीब जोड़ी हैं। ऐसे लोग भी सम्राट बन सकते हैं। यह सच में अजीब है। सिस्टम द्वारा बुलाई गई ऋतु एक पौराणिक कथाओं से जुड़ा पात्र थी। किंवदंती है कि सुवर्ण प्रवाह के ड्रैगन किंग की 3 बेटियां महाशान माउंट और एरहाई के बीच खेलने गईं। जब वे वैभव नगर के लोटस माउंटेन की तलहटी में पहुंची तो उस क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बहन ने अपनी 2 छोटी बहनों से पहले ड्रैगन पैलेस लौट जाने को कहा और खुद अकेली रहकर लोगों की सिंचाई की समस्या सुलझाने लगी। सबसे बड़ी बेटी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और सूखे की जांच करने के लिए खेतों और गांवों में गहराई तक गई। उसने देखा कि हर जगह धान की रोपाई के लिए पानी नहीं था, यहां तक कि इंसानों और पशुओं को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। गांव वाले सांवा घास खा रहे थे, इसलिए लोटस माउंटेन की तलहटी में उसने बाल्टी जितनी मोटी एक स्वच्छ जलधारा उत्पन्न की, जिससे पर्वत के नीचे के मैदानों में धान की खेती संभव हुई और वहां कभी पानी की कमी न रही। सबसे बड़ी बेटी की इस कृपा के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए पर्वत की तलहटी के ग्रामीणों ने एक स्थानीय मंदिर बनवाया, उसकी मूर्ति स्थापित की और उसे अपने क्षेत्र की देवी के रूप में पूजा। उसे करुणांबिका पवित्र माता की उपाधि दी गई और ऋतु उसी करुणांबिका पवित्र माता का पुनर्जन्म थी, ड्रैगन कन्या का एक अवतार। इसके अलावा सिस्टम द्वारा अनुकूलित किए जाने के बाद करुणांबिका पवित्र माता की शक्ति अब वाटर मार्जिन वाली ऋतु से बिल्कुल तुलना योग्य नहीं रही थी। हे भगवान, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऋतु की ऐसी पहचान होगी। सच में किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। ऋतु से दूसरी पहचान, करुणांबिका पवित्र माता जाति, ड्रैगन साधना, विधि सार्वभौमिक करुणा, दिव्य क्षमता, जल पर्दा, स्वर्गीय वैभव लेवल, स्वर्गीय अमर क्षेत्र का प्रारंभिक चरण निष्ठा, 92/100। ऋतु, तुम दानव पूर्वज के खजाने में प्रवेश का अवसर छोड़ दोगे, लेकिन नीचे आकर लड़ने नहीं आओगे। तुम्हारी चमड़ी सच में बहुत मोटी है, मैं प्रभावित हूं। लवकुश जानता था कि उसका बदला असंभव है। वह केवल खिन्न मन से अपनी सीट पर लौट सका। हालांकि लवकुश अपनी चुनौती में असफल रहा, फिर भी वह बिना लड़े ही जीत गया और अगले दौर के लिए योग्य हो गया। लेकिन वह खुश नहीं हो पा रहा था।
और कौन है जो मैदान में उतरकर लड़ना चाहता है? ड्रैगन सम्राट ने भौं उठाई मौजूद सम्राटों पर और फिर बोला, जहां तक मारो वहीं तक रोको। हाँ हाँ, आखिरकार एक अच्छी लड़ाई मिलेगी। कौन है जो इस सम्राट को चुनौती देगा? मैं। कमबख्त, क्या मैं इंसानी सैंडबैग हूं? थोड़ी तो सार्वजनिक शालीनता रखो। मैं करूंगा। इसके बाद के समय में जो सम्राट लगातार मैदान में आ जा रहे थे, वे अंततः जमशेद की मौत से हुए सदमे से उबरने लगे। वे जोश में मैदान में कूद पड़े और जोरदार लड़ाइयां होने लगीं। लेकिन यह सब ईशान को बेहद उबाऊ लग रहा था। उसकी मौजूदा दृष्टि से सम्राटों की ये लड़ाइयां बच्चों के घर घर खेलने से ज्यादा कुछ नहीं थीं। अंत में जब आखिरी सम्राट को उसके प्रतिद्वंद्वी ने निरस्त्र कर दिया और वह खींच से भरा हुआ मैदान छोड़कर चला गया, तो प्रतियोगिता का पहला दौर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। ऊपरी चौक से 20 सम्राट और निचले चौक से 10 सम्राट अंततः कल होने वाले दूसरे दौर की प्रतियोगिता में आगे बढ़े। कल अंतिम 15 स्थान तय किए जाएंगे, जिससे हर कोई एक्साइटेड भी था और घबराया हुआ भी। सम्राट दिव्यांश भी गहरी चिंता में डूबा हुआ दिखा। उसका माथा साफ तौर पर सिकोड़ा हुआ था। सिर्फ ईशान ही बेफिक्री से बातें कर रहा था। हालांकि उसके होंठ कुछ देर तक हिले, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। सम्राट दिव्यांश, इस बाधा सम्राट ईशान से हमें कैसे निपटना चाहिए? अगर बिल्कुल जरूरी हो तो हमें ड्रैगन नाइट्स को भेजकर उसे खत्म कर देना चाहिए। इसी समय ड्रैगन पीक पर स्थित अपने निवास के भीतर एक कड़े पहरे वाले कक्ष में सम्राट दिव्यांश हुआ अपने विश्वास पात्र अधीनस्थ की रिपोर्ट ध्यान से सुन रहा था। यह आदमी ऊपर से सरल और ईमानदार दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी जो उसकी क्षमता को दर्शाती थी। हालांकि अगर अश्वराज साम्राज्य के बिगान और अन्य सुपर शक्तिशाली व्यक्ति वहां मौजूद होते तो वे बहुत हैरान होते, क्योंकि यह व्यक्ति उन्हें बेहद जाना पहचाना लगता। ड्रैगन नाइट्स मेरा त्रुप का इक्का है। क्या उन्हें अभी उजागर करना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? सम्राट दिव्यांश हिचकिचाया। वह फैसला नहीं कर पा रहा था। महाराज, सम्राट ईशान के आसपास के लोग बेहद शक्तिशाली हैं। केवल ड्रैगन नाइट्स ही उन्हें हरा सकते हैं। अगर महाराज अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं तो यह कदम उठाना ही होगा, और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, कहीं हालात बदल न जाए। ओंकार, तुमने मेरे सामने एक बड़ा सवाल रख दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल सही हो। मेरी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में यह सम्राट ईशान वाकई सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए मैं यह जोखिम उठाऊंगा। महाराज बुद्धिमान है। वह आदमी आदर से झुक गया, लेकिन जैसे ही उसने सिर नीचे किया, उसके होंठों के कोने पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पांचवें भाई, आखिर सम्राट दिव्यांश क्या सोच रहा है? एक छोटे से व्यक्ति से निपटने के लिए वह हमें भाइयों को खुद भेज रहा है। क्या यह मच्छर मारने के लिए भारी तोप चलाने जैसा नहीं है? पूरी तरह से जरूरत से ज्यादा। इसी समय आधी रात के सन्नाटे में दूर से एक धूसर बादल बहता हुआ आया और अश्वराज साम्राज्य के शिविर के ऊपर आसमान में आ पहुंचा। उस बादल पर 3 साधक खड़े थे, जिन्होंने सुनहरे हेलमेट और कवच पहन रखे थे। कमर में सुनहरी तलवारें लटक रही थीं और उनके चेहरे भी सुनहरे मुखौटों से ढंके हुए थे। सिर्फ उनकी चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दे रही थीं, जो नीचे शांत शिविर को लगातार परख रही थीं। 9वें भाई, तुम हद पार कर रहे हो। हम सम्राट दिव्यांश के मन की बात कैसे समझ सकते हैं? हम तो बस प्रजा हैं। हमें सिर्फ आदेशों का पालन करना चाहिए। भाइयों, तुम तीनों क्या थक गए हो? क्यों ना थोड़ी देर नीचे उतरकर आराम कर लो। जैसे ही वे तीनों आपस में चुपचाप बात कर रहे थे, अचानक एक उदास सी आवाज गूंजी, जिससे उनके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। कौन है वहां? ड्रैगन नाइट्स एक गोपनीय मिशन पर हैं। बिन बुलाए लोगों, तुरंत रास्ता छोड़ो, वरना बिना दया के मार दिए जाओगे। नेतृत्व कर रहा ड्रैगन नाइट तुरंत संभल गया। हाय, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था और आखिर में 3 मूर्ख ही निकले। कितनी बदकिस्मती। यह तो पूरी तरह निरर्थक है। तीनों बादल से नीचे उतर चुके थे और आखिरकार उन्होंने नीचे की स्थिति देख ली। उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक भव्य सम्राटी वस्त्र पहने, हाथ पीछे बांधे, उन्हें तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ ऊपर देखकर खड़ा था।
उसके पीछे अलग अलग कद काठी वाले कई साधक खड़े थे और सभी की आभाएं काफी प्रभावशाली थीं। ईशान, ड्रैगन नाइट्स को उकसाने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? अब तक नेतृत्व कर रहे ड्रैगन नाइट ने उस युवक की पहचान कर ली थी। वह और कोई नहीं बल्कि अश्वराज साम्राज्य का सम्राट ईशान था। वही लक्ष्य जिसे उन्हें खत्म करना था। तुम्हें मूर्ख कहना भी तुम्हें ज्यादा श्रेय देना होगा। बेवकूफ कहना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, काफी देर हो चुकी है। इन तीनों से निपट लो, मुझे अभी आराम भी करना है।